नमस्कार दोस्तों। अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपने घर रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट प्राप्त होगा। अन अकेडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम NP शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा IAS प्रयागराज। I am guiding civil aspirant for the last 17 years for polity and constitution for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirants. Teaching and reading is my passion, my hobby. यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको देश के टॉप मोस्ट फैकल्टी से परिचित होने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा, जिसके थ्रू आप सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी और अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक से जुड़ने का अवसर मिलेगा और इनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस का लाभ लेकर आप अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम के डीम टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी जो 15,500 से अधिक कोर्सेस प्रोवाइड कराता है और इन कोर्सेस का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे। तत्पश्चात आपको पॉलिटी है, गवर्नेंस है, IR है, जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, NCERT समरी है, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी तथा आंसर राइटिंग कोर्सेस की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। ये सुविधाएं आपको मिलेंगी यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यदि आप अनअकैडमी प्लस कोर्सेस से जुड़ते हैं तो अनअकैडमी के द्वारा जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी वो लाइव क्लासेस की, टेस्ट सीरीज की, अनलिमिटेड प्रैक्टिस की और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल की, जिसकी फी स्ट्रक्चर जो बनाया गया है अनअकैडमी के द्वारा, उसमें 1 महीने की फीस 9,000 रुपये, 3 महीने की फीस 22,500 रुपये और 6 महीने की फीस 40,500 रुपये होगी। 1 साल की फीस 49,500, 2 साल की फीस 72,000 रुपये और 3 साल की फीस 90,000 रुपये होगी। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत अनअकैडमी से इस कोर्स को लेते हैं तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 1 महीने की फीस 9,000 रुपये है वो 10% डिस्काउंट के साथ 8,100 रुपये हो जाएगी। 3 महीने की फीस 22,500 रुपये है, वो 10% डिस्काउंट के साथ 20,250 रुपये हो जाएगी। 6 महीने की जो फीस है 40,500 रुपये, वो 10% डिस्काउंट के साथ 36,450 रुपये हो जाएगी। 1 साल की फीस 49,500 रुपये है, जो 10% डिस्काउंट के साथ 44,550 रुपये हो जाएगी और 2 साल की फीस 72,000 रुपये है, वो 10% डिस्काउंट के साथ 64,800 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार 3 साल की फीस जो 90,000 है वो 10% डिस्काउंट के साथ 81,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्सेस से जुड़ते हैं तो ये सुविधाएं और विस्तृत हो जाती है, सुविधाएं और बढ़ जाती हैं। जैसे इन सुविधाओं के तहत लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर तथा पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा मिल जाती है।
इसकी जो फीस तय की गई है, निर्धारित की गई है अनअकैडमी के द्वारा, तो 1 साल की फीस 69,500 रुपये है, 2 साल की फीस 1,07,000 रुपये है और 3 साल की फीस वो 1,41,000 रुपये है। लेकिन यहाँ भी यदि आप मेरे एनपीएस 10 कोड के तहत इन कोर्स में जुड़ते हैं तो उस पर 10% की छूट आपको, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे जो 1 महीने की, 1 वर्ष की फीस जो है 69,500 रुपये है, वो आपकी हो जाएगी 62,550 यदि आप एनपीएस 10 कोड के तहत जुड़ते हैं। 2 साल की फीस 1,07,000 रुपये है। ये अगर मेरे कोड के तहत जाते हैं, एनपीएस 10 के तहत जाते हैं, तो ये फीस हो जाएगी 96,300 रुपये। इसी के बाद 3 साल की जो फीस 1,41,000 रुपये है, अगर आप एनपीएस 10 कोड के तहत इस कोर्स को लेते हैं, इस कोर्स से जुड़ते हैं, तो ये फीस आपकी 1,26,900 रुपये हो जाएगी। तो ये तमाम सुविधाएं दी गई हैं अनअकैडमी की तरफ द्वारा। इस प्रकार यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के संबंध में मतलब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें जो फीस डिसाइड की गई है अनअकैडमी के द्वारा, वो 1 महीने की फीस 5,000 रुपये, 6 महीने की फीस 22,500 रुपये, 1 साल की फीस 27,500 रुपये, 2 साल की फीस 40,000 रुपये और 3 साल की फीस 50,000 रुपये है। लेकिन यहाँ भी वो फैसिलिटी आपको मिलेगी यदि आप मेरे एनपीएस 10 कोड के तहत इन कोर्स से जुड़ते हैं, तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 1 मंथ की फीस 5,000 रुपये है, ये 4,500 रुपये हो जाएगी। यदि आप 6 महीने वाला कोर्स लेते हैं जिसकी फीस 22,500 है, तो ये घटकर 20,250 हो जाएगी। 1 साल का कोर्स लेते हैं जिसकी फीस 27,500 है, तो इसमें भी 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो जिसकी फीस हो जाएगी 24,750। 2 साल की फीस 40,000 है, इसमें भी 10% छूट मिलेगी आपको, ये फीस हो जाएगी आपकी 36,000। और 3 साल की फीस जो 50,000 रुपये है ऑप्शनल कोर्सेज के लिए, यदि आप मेरे एनपीएस 10 कोड के तहत इस कोर्स को लेते हैं 3 साल का, तो इसकी फीस आपकी 45,000 रुपये हो जाएगी। तो ये तमाम सुविधाएं जो है वो अनअकैडमी के द्वारा प्रदान की जाती हैं यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अनअकैडमी से जुड़ते हैं। दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा था कि विदेशी संविधानों का प्रभाव भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान किस रूप में दुनिया के अन्य देशों के संविधानों से प्रभावित है या प्रेरित है, उसमें हम लोग ब्रिटेन के संबंध में देख रहे थे कि ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें प्रभावित हैं, ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। जिसमें मैंने चर्चा किया था संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। अगली चीज जो ब्रिटेन से प्रेरित है वो है राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक तथा नाम मात्र का महत्व। आप जानते हैं कि भारत का राज्याध्यक्ष जो राष्ट्रपति होता है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान नाम मात्र का, प्रतीकात्मक, औपचारिक या केवल संवैधानिक या सैद्धांतिक अध्यक्ष भर होता है, क्योंकि उसकी वास्तविक कार्यकारी शक्तियां वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा डिस्क्रिशनरी पावर, कुछ आपराधिक स्थितियों को छोड़ दीजिए, तो नहीं दी गई है। राष्ट्रपति को अपने इन संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए ये प्रावधान किया गया है कि वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। आगे आप देखेंगे कि संविधान के आर्टिकल 74 क्लास 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने दायित्वों का निर्वहन ऐसी सलाह के अनुसार ही करेगा। ही यहाँ जो है वो बाध्यता का सूचक है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। वो मंत्रिपरिषद की सलाह को इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 74 खंड 1 इस बात की घोषणा करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार
ही कार्य करेगा। ही कार्य करेगा का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है वो बाइंड है, वो बाध्य है, वो प्रतिबद्ध है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने के लिए। तो यही है, इसी सेंस में राज्याध्यक्ष को मतलब राष्ट्रपति को प्रतीकात्मक कहा गया है, क्योंकि वो कोई भी काम अपने स्वविवेक से करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करे। मतलब वो संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग डिस्क्रिशनरी रूप में नहीं कर सकता, अपने इच्छानुसार नहीं कर सकता, बल्कि जिस तरह की सलाह, जैसी सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाएगी, उसी सलाह के अनुसार वो अपने इन संवैधानिक दायित्वों का या प्रशासनिक कृत्यों का वो निर्वहन करेगा, वो निर्वाह करेगा। इसीलिए कहा गया है कि राज्याध्यक्ष की जो स्थिति भारत में है वो ब्रिटिश सम्राट की भांति, ब्रिटिश राज्याध्यक्ष की भांति औपचारिक है, नाम मात्र की है, प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। अगला जो प्रावधान एक ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रेरित है, एकल नागरिकता का प्रावधान। असल में चूंकि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और जहां भी संघीय व्यवस्था को एडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान पाया जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति एक ही समय में केंद्र और अपने निवास के प्रांतों दोनों का नागरिक होता है और इन दोनों के तहत उसे कुछ न कुछ अधिकार और दायित्व दिए गए होते हैं। ये फीचर्स है, ये विशेषता है फेडरल सिस्टम की। जैसा अमेरिका में फेडरल सिस्टम का जो क्लासिक मॉडल है, तो वहां ये चीजें पाई जाती हैं। वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। तो वहां पर दोहरी नागरिकता की अवधारणा वहां के फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, फेडरल सिस्टम के अनुरूप है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम तो फेडरल लाया जा रहा था, संघात्मक शासन प्रणाली लाई जा रही थी। तो संघात्मक शासन प्रणाली इस बात की मांग करती है कि केंद्र और राज्य के बीच विषयों का विभाजन स्पष्ट होना चाहिए। तो संघात्मक सिद्धांत की मांग थी कि यहां पर सिटीजनशिप भी ड्यूअल नेचर की हो, सिटीजनशिप भी वो दोहरी नागरिकता के स्वरूप की हो। लेकिन संविधान निर्माता संघात्मक सिद्धांत के मतलब फेडरल सिस्टम की इस विशेषता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने एकात्मक शासन में प्रचलित एकल नागरिकता की व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल करके भारतीय राज्य व्यवस्था में लागू किया। एकल नागरिकता की अवधारणा लाए जाने के पीछे कारण यह था, हालांकि एकल नागरिकता की अवधारणा उन देशों के लिए सुटेबल है, उन देशों के लिए अनुरूप है, उन देशों के अनुरूप है जहां पर व्यवस्था एकात्मक पाई जाती है, जहां पर यूनिटरी सिस्टम पाया जाता है, जहां पर राज्यों का कोई अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जहां पर सारी की सारी शक्ति केंद्र में होती है और केंद्र जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को मतलब लायबिलिटी डेलीगेट करता है, उत्तरदायित्व देता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें कौन से कर्तव्य निभाने हैं। तो वहां तो वहां के लिए एकल नागरिकता सुटेबल है। लेकिन जहां पर फेडरल सिस्टम को अपनाया गया हो, जहां पर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया हो, तो संघीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र जो विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उन वो केंद्र के पाले में, सेंट्रल के पाले में होते हैं। जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं वो स्टेट के पाले में होते हैं। तो नागरिकता भी बटी होनी चाहिए, इस फेडरल सिस्टम, ये फेडरल प्रिंसिपल की मांग है। लेकिन हमारे यहाँ फेडरल प्रिंसिपल को अपनाते हुए भी देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए, भारतीय राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संघात्मक या फेडरल प्रिंसिपल के सिद्धांत के विरुद्ध होते हुए भी सिंगल सिटीजन की और सिटीजनशिप की अवधारणा को भारत में स्वीकार किया गया, ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जाए, देश में फ्रेटर्निटी को, बंधुता को कायम रखा जा सके। तो इस प्रकार एकल नागरिकता की अवधारणा को ब्रिटिश राज व्यवस्था, जहां की शासन व्यवस्था एकात्मक है, इसलिए एकल नागरिकता की अवधारणा वहां के अनुरूप है।
लेकिन वहां से प्रेरित होकर हमारे देश में भी संघात्मक व्यवस्था के विरुद्ध जाते हुए, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि था देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना। इसी उद्देश्य से दोहरी नागरिकता के बजाय भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को शामिल किया गया। और जो ब्रिटेन से लाया गया, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। अब इस चीज का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लास 3 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ब्रिटेन में भी ये व्यवस्था प्रचलित में है, लेकिन ब्रिटेन में ये एक परंपरा है। ब्रिटेन में ये एक कह लीजिए कि ये चली आ रही एक परंपरा के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। लेकिन ब्रिटेन की इस व्यवस्था को भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में इसका उल्लेख करते हुए इसे संवैधानिक आधार प्रदान किया। 75 खंड 3 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नेचर के होते हैं, जिनकी स्थिति यकीनन कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। तीसरे जो होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है, और चौथे जो होते हैं उप मंत्री कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उप मंत्री। लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है वो सारा का सारा निर्णय कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिया जाता है कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा। लेकिन सामूहिक रूप से मान लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सबके द्वारा लिया गया निर्णय है। अगर मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिए गए इस निर्णय से असंतुष्ट है, तो अपने इस असंतोष को उसे सिर्फ मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान ही व्यक्त करने का अधिकार है। बाद में वो इसे व्यक्त नहीं कर सकता, बाहर इसे वो व्यक्त नहीं कर सकता है। अगर कोई मंत्री कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए विकल्प है कि वो मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देके मंत्रिपरिषद से हट जाए। लेकिन वो उसकी आलोचना नहीं कर पाएगा, उसको बाहर जो है आके वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का यह निहितार्थ है कि मंत्रिपरिषद में जो 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, इन चारों प्रकार के मंत्रियों में जो सारा का सारा निर्णय लिया जाता है वो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिया जाता है, जबकि ये मान लिया जाता है सामूहिक रूप से कि ये निर्णय सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद का है। इसी प्रकार सामूहिक सिद्धांत को एक और तरीके से समझा जा सकता है। जैसे इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, मतलब लोकसभा मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित कर दे कि अमुक मंत्री अपने दायित्वों का, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब निर्वहन करने में फेल्योर हो गया है, असफल हो गया है, विफल हो गया है, तो केवल वो मंत्री ही अपने पद से नहीं जाएगा, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद स्प्लिट कर जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि किसी मंत्री के विरुद्ध अगर लोकसभा ने अविश्वास जाहिर कर दिया तो सामूहिक रूप से सभी मंत्री जो है वो चले जाएंगे, पूरी मंत्रिपरिषद भंग होगी। इसके पीछे कारण यह है कि अनुच्छेद 75 खंड 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा।
तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब प्रधानमंत्री जो लिस्ट देगा मंत्रियों की, उन्हीं को राष्ट्रपति जो है मंत्री के रूप में अपॉइंट करेगा, उन्हीं को शपथ दिलाएगा। 75 खंड 1 में इस बात का भी जिक्र है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, वो कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो अन्य मंत्री कार्य नहीं कर सकेंगे। इसका तात्पर्य है कि अगर लोकसभा ने मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, तो इस मंत्री को मंत्रिपरिषद में लाया कौन था? 75 खंड 1 कहता है कि प्रधानमंत्री लाया था, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसका मतलब उसे प्रधानमंत्री लाया था। इसका मतलब लोकसभा का यह अविश्वास परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री के विरुद्ध हो गया। और अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध हो गया, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री चला जाएगा, तो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाएगी। इसी को कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को इन 2 तरीकों से स्पष्ट किया जा सकता है। और क्या लिया गया? ब्रिटेन से मंत्रिमंडली प्रणाली। आप जानते हैं कि भारत में पहली बार मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम को, मंत्रिमंडली प्रणाली को भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा लागू किया गया था। यहां पर मंत्रिमंडलीय प्रणाली का मतलब था, यहां पर मंत्रिमंडल या पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब था कि वायसराय जो होता था वो विभिन्न विभागों के लिए पहली बार मतलब स्पेशली व्यक्तियों को नियुक्त किया कि अमुक व्यक्ति जो है वो अमुक विभाग देखेगा, अमुक व्यक्ति गृह विभाग देखेगा, अमुक रक्षा देखेगा, अमुक विदेश देखेगा, अमुक जो है वो कृषि देखेगा, उद्योग देखेगा। यही जो प्रणाली है इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा गया, क्योंकि ये प्रणाली ब्रिटेन में पहले से ही प्रचलन में थी। तो इसी प्रणाली से प्रेरित होकर संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में जो पोर्टफोलियो सिस्टम की व्यवस्था की गई है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, उसे ब्रिटिश राज व्यवस्था से लेके भारतीय राज व्यवस्था में शामिल किया गया है। इसी प्रकार बाईकैमरलिज्म का जो प्रिंसिपल है, द्विसदनवाद का सिद्धांत जो है, वो भी ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रेरित है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और दूसरे को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। इसी को ही द्विसदनवाद कहा, मतलब केंद्रीय विधायिका के 2 सदनों का होना द्विसदनवाद कहलाता है। भारत में पहली बार भारत शासन अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय विधायिका जो है वो द्विसदनी होगी। उसमें जो उच्च सदन होगा उसे राज्य परिषद कहा गया था और जो निम्न सदन था उसे केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना गया था। उसी प्रावधान को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश राज व्यवस्था के मतलब केंद्रीय विधायिका के द्विसदनीयता के प्रावधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए भी मतलब केंद्रीय विधायिका अर्थात पार्लियामेंट के संसद के द्विसदनीयता के सिद्धांत को स्वीकार करके भारतीय संविधान में शामिल किया। आप जानते हैं कि यहाँ पर संसद के 2 सदन हैं, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एक को हम लोकसभा कहते हैं जो निम्न सदन है, इसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है उसे राज्यसभा कहा जाता है, जो जिसे उच्च सदन कहा जाता है, उसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये द्विसदनीयता का प्रावधान, मतलब संसद के 2 सदन होंगे भारत में, एक उच्च सदन होगा जिसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा जो होता है उसे निम्न सदन, निचला सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है और इसे अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। तो ये द्विसदनीयता का प्रावधान ब्रिटिश राज व्यवस्था से लेके
भारतीय संविधान में शामिल किया गया और ब्रिटेन से परमाधिकार रिटें ली गई, प्रोग्रेसिव रिटों का प्रावधान लिया गया। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान किया गया है। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस, परमादेश है, मैंडामस, प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण है, सर्सियोरी, और अधिकार परीक्षा को वारंटो। ये 5 प्रकार के रिटें हैं। इन्हीं को परमाधिकार रिटें कहा गया है। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 32 खंड 1 तथा अनुच्छेद 226 में इन 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान किया गया है। इन्हीं रिटों के माध्यम से भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे लोगों को, व्यक्तियों को अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय से और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से उनकी सुरक्षा की मांग का अधिकार दिया गया है। और यही प्रावधान परमाधिकार रिटें, वो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है, ये 5 रिटों की व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश राज व्यवस्था से लेके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में तथा अनुच्छेद 226 में शामिल किया गया है, ताकि राज्य के किसी क्रियाकलाप के द्वारा या किसी व्यक्ति के किसी क्रियाकलाप के द्वारा, किसी संस्था के किसी क्रियाकलाप के द्वारा अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीन रहा है तो अनुच्छेद 32 और 226 में निहित ये परमाधिकार रिटें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने का अधिकार देती हैं। तो ये परमाधिकार रिटों का प्रावधान ब्रिटिश राज व्यवस्था से लेकर भारतीय संविधान व्यवस्था में शामिल किया गया है। दूसरा जो प्रमुख देश है, जिस देश की संवैधानिक व्यवस्था का एक व्यापक प्रावधान, एक विस्तृत और बड़ा प्रावधानों का प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है, वो अमेरिका है। अमेरिका के बहुत सारे प्रावधानों को लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। प्रावधानों को लेकर कहने के बजाय ये कहा जाए कि अमेरिकी राज व्यवस्था में निहित विचारों से प्रेरित, विचारों से प्रेरणा ग्रहण करके उन बहुत सारी चीजों को भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है। उसमें, क्योंकि जानते हैं कि अमेरिका जो है दुनिया का पहला देश है जिसने अपने राज व्यवस्था के संचालन के लिए लिखित संविधान का निर्माण किया था, और लिखित संविधान के माध्यम से अमेरिका में संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। उन्हीं संवैधानिक व्यवस्थाओं में से बहुत से तत्वों से प्रेरित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय राज व्यवस्था के संचालन के लिए उन्हें स्वीकार किया और भारतीय संविधान में शामिल किया है। उसमें जो पहला तत्व लिया गया है, पहली चीज जो ली गई है वो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार। हालांकि जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। इसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। बिल ऑफ राइट्स के नाम से इसे अमेरिका में जाना जाता है। अमेरिका के संविधान में भी बिल ऑफ राइट्स को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। 1776 में अमेरिकी नगर फिलाडेल्फिया में वहां की संविधान सभा का जो कन्वेंशन बुलाया गया था, उस कन्वेंशन का बहुमत वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स को शामिल करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उन्हें उस समय ये महसूस हुआ था कि कहीं मूल अधिकार बिल ऑफ राइट्स जो हैं वो राज्य कार्य के संचालन में बाधक न बने। इसीलिए फिलाडेल्फिया कन्वेंशन की मेजॉरिटी जो है वो अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के संबंध में उसे संविधान में शामिल नहीं करना चाहती थी। लेकिन आगे चलकर 1791 में अमेरिकी संविधान के प्रथम 10 संशोधनों के माध्यम से बिल ऑफ राइट्स को अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद दुनिया के जिन जिन देशों ने
अपने संविधान का निर्माण किया। उनमें से बहुत सारे देशों ने अमेरिका के इस प्रावधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में अपने नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा भी अमेरिकी संविधान के इस प्रभाव से प्रेरित थी और उसने भी संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया। हालांकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही हमारे राष्ट्रवादियों के द्वारा इस संबंध में एक आम सहमति कायम की गई थी कि जब हम स्वतंत्रता के पश्चात अपने संविधान का निर्माण करेंगे तो उस संविधान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हम मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान करेंगे। और उदाहरण के तौर पर अगर आप समझना चाहें तो इसके बारे में सबसे पहले कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में, कराची वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन चूंकि उस समय 31 में भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो पाकिस्तान भी भारत ही था, कराची भी भारत में था। कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था और उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अब इस पर सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों को संविधान के में शामिल करने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। तो हमारे राष्ट्रवादियों ने पहले से ही इस मुद्दे पर एक सहमति कायम की थी कि हम अपने संविधान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मूल अधिकारों को शामिल करेंगे। अब यही मूल अधिकार क्या है, इसी विचार को, इसी प्रेरणा को, चूंकि ये चीज पहले से ही अमेरिकी संविधान में शामिल थी, अमेरिकी नागरिकों को दिया गया था, तो उसी प्रेरणा को, उसी विचार को लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगर आप मूल अधिकारों को समझना चाहें, मूल अधिकार है क्या आखिर, तो मूल अधिकारों के बारे में कहा जाता है कि वे न्यूनतम अधिकार जो प्रत्येक समय जीवन जीने तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार होते हैं जो राज्य के कुछ शक्तियों को सीमित करते हैं, राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में वहां के नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान पाया जाता है। मूल अधिकारों से उन परिस्थितियों तथा सुविधाओं का बोध होता है जो एक व्यक्ति में निहित शक्तियों को जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित शक्तियों को विकसित करने तथा अपने व्यक्तित्व को मनचाहा स्वरूप देने के लिए अनिवार्य होते हैं। मूल अधिकारों की ये अहमियत होती है। मूल अधिकारों की इसी अहमियत को समझते हुए संविधान निर्माता हमारे राष्ट्रवादियों के विचारों से, हमारे राष्ट्रवादियों द्वारा ली गई सहमति के आधार पर अमेरिकी राज व्यवस्था से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में आरंभ में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। लेकिन आगे चलकर अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति रूपी मूल अधिकार के संबंध में विवादों को देखते हुए, क्योंकि ये अधिकार जो है वो राज्य कार्य के संचालन में बाधक बन रहा था, लिहाजा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में उल्लिखित संपत्ति रूपी मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को, भाग 3 से उसे निकाल दिया गया। वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। तो ये मूल अधिकारों की अवधारणा, ये मूल अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लेके भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अमेरिका से जो दूसरी चीज ली गई है वो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था। देखिए, चूंकि अमेरिका में भी संघात्मक प्रणाली है और भारत में भी संघात्मक प्रणाली है, और संघात्मक प्रणाली की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। भाई कुछ विषय
जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उन्हें केंद्रीय उसमें रखा गया, और कुछ जो स्थानीय महत्व के हैं उनको राज्यों को दिया गया। अब ये बंटवारा सही ढंग से बना रहे कि केंद्र जो है वो उन्हीं विषयों पर काम करे जो उसको दिया गया, इस पर उसको शक्ति दी गई है। राज्य उन्हीं विषयों पर काम करे जिन पर काम करने की शक्ति राज्यों को दी गई है। ये बंटवारा सही ढंग से बना रहे, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, इसकी निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता महसूस की गई। और इसी आवश्यकतावश अमेरिका में एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई, ताकि ये बंटवारा, इस बंटवारे की सही ढंग से मॉनिटरिंग होती रहे और कोई भी निकाय एक दूसरे निकाय के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न कर पाए। और अगर करता है तो न्यायपालिका जिसको इसकी निगरानी करने का दायित्व है, वो ऐसी किसी भी कार्यवाही को जो एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में मतलब इंटरफेरेंस कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, उसे अवैध घोषित किया जाए। इसी विचार को लेकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में भी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मतलब न्यायपालिका के जो भी कैरेक्टर होते हैं, जो भी उसकी विशेषताएं होती हैं, उन सबका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। जैसे उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए कि न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब न्यायपालिका किसी प्रलोभन में आकर, किसी दबाव में आकर, कोई किसी भय में आके कोई कार्य न करे, अपना न्यायिक काम न करे। इसके लिए प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं दिया गया। हटाने का भी अधिकार दिया गया होता तो ये बहुत बड़ी एक संभावना बनती कि न्यायपालिका राष्ट्रपति के दबाव में, राष्ट्रपति के भय में काम करने के लिए बाध्य हो सकती थी। इसलिए नियुक्त करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को दिया गया, लेकिन न्यायाधीशों को हटाने का जो अधिकार दिया गया वो पार्लियामेंट को दिया गया, संसद को दिया गया। तो अब न तो न्यायपालिका वो संसद के दबाव में काम करने के लिए बाध्य है और न राष्ट्रपति के दबाव में काम करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार वो स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में जो उसके न्यायिक दायित्व हैं उनका वो निर्वहन कर सकेगी। और ये प्रावधान कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका की भी न्यायपालिका जो है वो उसी नेचर की है, स्वतंत्र और निष्पक्ष नेचर की है। वो दबाव और भय से मुक्त होकर काम करती है। इसी प्रकार उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे, उसके लिए प्रावधान किया गया है। उसको उसके पद की सुरक्षा दी गई है, उसके वेतन भत्ते की सुरक्षा दी गई। पद की सुरक्षा का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पदावधि के दौरान उसे केवल एक तरीके से असमर्थता व कदाचार के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटा दिया जाए, उन्हें पद से हटाने की धमकी देकर दबाव में काम कराया जा सके। और यही है न्यायाधीशों के पद की सुरक्षा, कि इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो 62 साल तक काम करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो 65 साल तक काम करते हैं, ये इस अवधि के दौरान केवल एक तरीके से, अगर केवल एक आधार पर अगर वो असमर्थ या कदाचार के दोषी हैं, तभी जो है केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद इस पर विचार करते हुए उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा सकेगी। अन्यथा उन्हें पद की सुरक्षा दी गई है कि ताकि वो पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें, अपने न्यायिक कृत्यों का निर्वहन कर सकें। इसी प्रकार वेतन की सुरक्षा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित करने के लिए कोई प्रलोभन के माध्यम से उसको इससे विरत न किया जा सके, उसको अपने न्यायिक कार्यों से विमुख न किया जा सके कि अगर आप जो है मतलब हमारे पक्ष में काम करेंगे तो हम आपको इस तरह का मतलब इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, प्रोत्साहन आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रमोशन प्रोवाइड करेंगे।
इस तरह का प्रलोभन के दबाव में न्यायपालिका न आने पाए ताकि उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो। इसीलिए उसे वेतन और भत्ते की गारंटी दी गई और यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में उसके कार्य के दौरान किसी भी तरह का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केवल एक कंडीशन में छोड़कर, एक अपवाद है संविधान में कि अगर किसी समय देश में अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल क्राइसिस की घोषणा की जाती है, वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, तो उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकेगी। लेकिन इसके अलावा और किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये सारा प्रावधान जो भारतीय उच्चतर न्यायपालिका के स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए प्रावधानित किए गए हैं, ये सभी प्रावधान अमेरिकी संविधान में, अमेरिकी राज व्यवस्था में वहां की न्यायपालिका के जो हैं उसी से प्रेरित हैं। तो इस प्रकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारत के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अगला जो प्रावधान लिया गया है अमेरिका से, जिससे प्रेरित है भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में परिवर्तन कैसे होगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या घटाई भी जा सकती है? आदि जो संगठन से संबंधित इशू हैं, संगठन से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दे को अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में कहा गया था कि संविधान में 1950 में प्रावधान था, जब संविधान लागू हुआ, कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल 7 न्यायाधीश होंगे, 7+1, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1956 में इसे बढ़ा, क्योंकि ये प्रावधान है संविधान में इस चीज की व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति तो संसद के पास है, लेकिन किसी स्थिति में संसद जो है उसे घटा नहीं सकती। तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1956 में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई और वो संख्या कर दी गई 10+1, 10 सामान्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश 1956 में। 1960 में फिर इस संख्या को बढ़ाई गई 13+1, मतलब 14 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 13 मतलब अन्य न्यायाधीश। 1978 में फिर संख्या को बढ़ाई गई 17+1, 17 न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार 1986 में फिर इस संख्या को बढ़ाया गया 25+1, मतलब 26 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश। 2008 में इसे 30+1 किया गया, 30 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, और अभी हाल में 2019 में इसे 32+1 कर दिया गया है, 32 अन्य न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो संगठन है, इस संगठन की व्यवस्था को अमेरिका की व्यवस्था से लाया गया है। अमेरिका में भी वहां की पार्लियामेंट को, वहां की कांग्रेस को ये शक्ति है कि सर्वोच्च न्यायालय की मतलब शक्तियों में, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन में इस तरह का परिवर्तन कर सकती है। अगर हम शक्ति की तुलना करें, ये भी वहीं से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति क्या होगी? सर्वोच्च न्यायालय के पास संघीय प्रकृति के जो मामले हैं उस पर अनन्य अधिकारता दी गई है। जैसे अगर कोई विवाद केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद है, दो राज्यों का आपसी कोई विवाद है, कोई विवाद ऐसा है जिसमें एक तरफ कुछ राज्य तथा दूसरी तरफ कुछ राज्य हैं, कोई विवाद ऐसा है जिसमें एक तरफ एक राज्य, दूसरी तरफ और सारे राज्य हों, कोई ऐसा विवाद है जिसमें एक तरफ केंद्र था कुछ राज्य, दूसरी तरफ शेष राज्य हैं, तो ऐसे विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता केवल दी गई है।
ऐसे मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही लाया जा सकता है जो संघीय नेचर के हैं, और इसी संघीय नेचर पर सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है, इसी प्रावधान को अमेरिका के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब न्यायाधीशों को हटाने की पद्धति, उन्हें कैसे हटाया जा सकेगा, ये प्रावधान भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। वहां के न्यायाधीशों को भी इसी प्रावधान के तहत, इसी से मिलते जुलते प्रावधान के तहत हटाया जाता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो पद्धति है, इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में महाभियोग कह दिया जाता है। यद्यपि महाभियोग शब्द का प्रयोग, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग संविधान में अनुच्छेद 61 में केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, लेकिन चूंकि इसी से मिलती जुलती प्रक्रिया को इन्हें भी हटाया जाता है, इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, कैग है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इन्हें भी इसी से मिलती जुलती प्रक्रिया से हटाया जाता है। इसलिए सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे भी महाभियोग ही मतलब कह दिया जाता है। तो न्यायाधीशों को हटाने की पद्धति कहां से, अमेरिका से लाई गई। क्या पद्धति है, इस पर हम थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पहली बात तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किन आधारों पर हटाया जा सकता है, किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को उनके पद से, उनकी पदावधि के दौरान केवल और केवल असमर्थता और कदाचार के आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। मतलब पद से हटाने का आधार असमर्थता और कदाचार है। हटाने का प्रावधान यह है कि असमर्थता या कदाचार संबंधी आरोप संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में इसे आरोप को एक प्रस्ताव के रूप में लाया जा सकेगा। अगर यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है तो इस प्रस्ताव पर मतलब लोकसभा के 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में आरंभ हो रहा है तो इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अब यह प्रस्ताव लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है। अध्यक्ष या सभापति को तय करना होता है कि यह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है कि नहीं है। अध्यक्ष या सभापति को यह भी अधिकार होता है कि उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन कर ले, जिसमें किसी वर्तमान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उनके संज्ञान में कोई प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। तो ये 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। फिर इस समिति को प्रस्ताव सौंप दिया जाता है, इस पर विचार करिए और अपनी सिफारिश प्रस्तुत करिए सदन के पास कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों पर जो असमर्थता या कदाचार का आरोप लगाया गया है, इसमें कहां तक सच्चाई है। समिति अगर अपनी रिपोर्ट में उस आरोप को खारिज कर देती है, सिफारिश में खारिज कर देती है, वो प्रस्ताव वहीं गिर जाता है। लेकिन अगर समिति को लगता है कि इस प्रकार के तथ्य और तत्व मौजूद हैं तो अपनी सिफारिश फिर वो सदन को प्रस्तुत करती है। अब अगर लोकसभा में आरंभ है तो लोकसभा के पास जाएगा। अगर लोकसभा पुनः उसे अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो वो प्रस्ताव अगले सदन को चला जाता है। अगला सदन भी अगर उसे उसी अपेक्षित बहुमत से पारित कर दे, अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो भी उसे पारित कर दे, तो फिर वो प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेज दिया जाता है। और फिर राष्ट्रपति जो है वो इस बात की उद्घोषणा करता है, डिक्लेरेशन करता है कि अमुक न्यायाधीश अपने पद को त्याग दे। भारत की न्यायपालिका इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मिलाकर अभी कुल 3 न्यायाधीशों के विरुद्ध यह प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन मुकम्मल किसी के विरुद्ध नहीं हो पाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी हुआ करते थे।
उनके विरुद्ध ये प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन लोकसभा ने इसे पारित किया। राज्यसभा में अपेक्षित बहुमत नहीं मिल पाया था, प्रस्ताव गिर गया था। इसी प्रकार कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध भी प्रक्रिया लाई गई थी। शायद उनके विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित भी हो जाता, लेकिन पारित होने से पहले ही उन्होंने रिजाइन दे दिया। और तीसरे जो न्यायाधीश थे वो केरला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीडी दिवाकरन थे। उनके विरुद्ध भी ये प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन पारित किसी के विरुद्ध नहीं हो पाई। तो यही है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की पद्धति। और इस पद्धति को अमेरिकी राज व्यवस्था से लाकर भारतीय संविधान में, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में इसे शामिल किया गया। अमेरिका से जो अगला प्रावधान लाया गया है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर, न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत। न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत अमेरिका में सर्वप्रथम 1803 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे जॉन मॉर्सल। उस समय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आया था। उस केस का नाम था मारबरी मेडिसिन बनाम अमेरिकी संघ। इस केस में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन चीफ जस्टिस जॉन मॉर्सल ने जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल को प्रोपाइंड किया था। जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। वहीं से इस चीज को लेके भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में भी शामिल किया। यहां पर जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल का नियतार्थ है, इसका तात्पर्य न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है कि नहीं है, इसी चीज की समीक्षा, इसी चीज का परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय का पुनरीक्षण कहा जाता है। कि संसद और राज्य विधानमंडल को जो कानून बनाने की शक्ति दी गई है, या कार्यपालिका अध्यक्ष को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, इन शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित दायरे में रहते हुए, संविधान द्वारा निश्चित की गई सीमाओं में रहते हुए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसी चीज की मॉनिटरिंग करने का अधिकार जो होता है, इसी चीज का परीक्षण करने का जो अधिकार होता है, इसी का जो समीक्षा करने का अधिकार होता है, उसी को न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। भारतीय संविधान के किसी मतलब स्पेशली अनुच्छेद में, आर्टिकल्स में इस प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संविधान की व्याख्या के माध्यम से यह पाया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 133 में सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई विधियों का पुनरीक्षण करने का अधिकार मतलब उसमें निहित है। और इसी प्रावधान को, न्यायिक पुनरीक्षण के इसी सिद्धांत को अमेरिकी राजव्यवस्था से प्रेरित होकर, अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया। अगला प्रावधान जो अमेरिका से लिया गया, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट का पद, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद। मतलब भारत का एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग या तो संविधान के द्वारा स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति पद का सृजन किस लिए किया गया? राष्ट्रपति पद का सृजन इस उद्देश्य से किया गया ताकि राज्य का जो काम काज है, उस काम काज के लिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल बन सके।
राज्य के सारे कामकाज, राज्य की सारी एक्टिविटी, राज्य की सारी गतिविधियां जिसके नाम से संचालित की जाएंगी, जिसके नाम से चलाई जाएंगी, वो राष्ट्रपति होगा। इसीलिए देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक राज्याध्यक्ष की आवश्यकता होती है और भारत में वही राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। तो इसी प्रावधान को कि देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए किसी स्पेसिफिक ऑफिस की आवश्यकता, किसी स्पेसिफिक पद की आवश्यकता है, ताकि उसी पद के नाम से देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सके। इसीलिए अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई मानी जाएंगी। तो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिसके नाम से शासन व्यवस्था चलाई जाए और वह व्यक्ति उस कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सके, उत्तरदायी हो सके। इन्हीं उद्देश्यों से अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया, राष्ट्रपति पद का निर्माण किया गया। दूसरा, अगला जो अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रोसीजर को अमेरिका से लिया गया। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि उसको उसके पद से हटाने की पद्धति, उसको उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, किन आधारों पर हटाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है, हटाने का जो आधार तय किया गया है, वो केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर। अगर किसी समय राज्य का राजाध्यक्ष जिसके नाम से देश की सारी कार्यवाही को संचालित करना है, सारे क्रियाकलाप को किया जाना है, वो व्यक्ति स्वयं अगर किसी समय संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, जो देश की सर्वोच्च विधि है, जो देश की श्रेष्ठ विधि है, तो उस व्यक्ति को उस पद पर मतलब बने रहने का अधिकार नहीं होगा और उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाए। ये प्रावधान अमेरिका में भी पाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को भी उसको उसके पद से, उसके पदावधि के दौरान हटाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के जो आधार हैं वो भारतीय राष्ट्रपति के आधार की तुलना में ज्यादा व्यापक हैं। जहां भारतीय राष्ट्रपति को केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही उसे हटाया जा सकता है उसके पद से, वहीं अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार के अलावा राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह, गंभीर अपराध, इन मामलों में भी उसे महाभियोग का आधार बनाया जा सकता है। जबकि भारतीय राष्ट्रपति पर केवल एक आधार बताया गया है, वो संविधान का उल्लंघन का आधार। प्रक्रिया तो वहां से लाई गई, लेकिन दोनों की प्रक्रियाओं में, दोनों की व्यवस्थाओं में थोड़ा मोड़ा अंतर पाया जाता है, थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। जैसे भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में जो पहला अंतर है वो तो आधार का ही है। भारतीय राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर देशद्रोह, राजद्रोह, गंभीर अपराध, इनमें से किसी आधार को लिया जा सकता है, उस आधार पर उसे हटाया जा सकता है। तो पहला अंतर तो आधार के आधार पर हो गया कि मतलब दोनों के हटाए जाने के आधार में अंतर पाया जाता है। और दूसरा जो अंतर पाया जाता है उसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी संकल्प का आरंभ संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में ये कंपलसरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी संकल्प को अमेरिकी कांग्रेस के निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही उसे प्रस्तुत करके आरंभ किया जा सकता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। यहां पर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है, जबकि अमेरिका में केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही इस प्रक्रिया को आरंभ किया जा सकता है। और तीसरा अंतर है
कि अमेरिका में जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी संकल्प पर विचार करते उसे पारित कर देती है, और वो प्रस्ताव जब वहां के उच्च सदन सीनेट के पास भेजा जाता है, तो उस समय उस प्रस्ताव पर जब विचार किया जा रहा होता है, तो उस समय उस सदन की अध्यक्षता वहां का चेयरमैन, राष्ट्र मतलब सीनेट का चेयरमैन नहीं करता, बल्कि उस समय उस पर जो है मतलब उसकी अध्यक्षता अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। जबकि भारत में अगर लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी संकल्प को पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है, तो उस समय भी राज्यसभा का सभापतित्व राज्यसभा के सभापति के द्वारा ही किया जाता है। तो दोनों की प्रक्रिया में ये तीन बड़े अंतर पाए जाते हैं। आधार का अंतर है, आरंभ करने का अंतर है, और वहां पर सीनेट की अध्यक्षता करने का अधिकार वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को है, जबकि भारत में सभापति को, राज्यसभा के सभापति को ही अध्यक्षता करने का अधिकार दिया गया है। अब इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कॉजी जुडिशियल एंड कॉजी पॉलिटिकल कहा जाता है। अर्ध न्यायिक तथा अर्ध राजनीतिक कहा जाता है। इसके कहने के पीछे की जो लॉजिक है, इसे अर्ध न्यायिक क्यों कहा जाता है, इसे कहने के पीछे तर्क है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी कानून के उल्लंघन में जब काम किया जाता है और इस काम का परीक्षण करने की शक्ति अगर न्यायपालिका के पास हो कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया अमुक काम कानून के विरुद्ध में किया गया है, इसका ये परीक्षण करते हुए न्यायपालिका स्वयं उस उल्लंघन के लिए जिस दंड का प्रावधान है विधि में, उस दंड का प्रावधान स्वयं न्यायपालिका करे, तो इस पूरी फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट जुडिशियल प्रोसीजर कहा जाएगा, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया कहा जाएगा। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति पर, इसका मतलब है कि न्यायिक काम का मतलब है कि विधि विरुद्ध किए गए कार्य की मॉनिटरिंग करते हुए उसे दंड देने की शक्ति न्यायपालिका में नहीं हो, तब तो न्यायिक कार्य है, पूर्ण न्यायिक कार्य है। राष्ट्रपति को विधि के उल्लंघन में कार्य करने के लिए दंड तो दिया जा रहा है, क्योंकि संविधान क्या है, संविधान सर्वोच्च विधि है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, सर्वोच्च विधि का उल्लंघन करता है, और इसकी ये समीक्षा करने के बाद उससे पद से हटाने का दंड स्वयं न्यायपालिका द्वारा ही दिया जाता, तब तो इसे पूर्ण न्यायिक कहा जाता। लेकिन चूंकि काम तो वही किया जा रहा है जो न्यायपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका न करके इसे पॉलिटिकल बॉडी कर रही है, संसद कर रही है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है लाने का अधिकार संसद को दिया गया, न्यायपालिका को नहीं दिया गया। इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक कहा जाता है। काम तो वही है जो न्यायपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका न करके इसे पॉलिटिकल बॉडी कर रही है, इसे राजनीतिक निकाय कर रहा है। इसीलिए राष्ट्रपति पर चलाया जाने वाला इम्पीचमेंट जो है, इसे कॉजी जुडिशियल कहा जाता है, इसे अर्ध न्यायिक कहा जाता है। अब ये प्रस्ताव लाया कैसे जाता है, तो कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी संकल्प को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत करके इसे आरंभ किया जा सकता है। इसमें अनिवार्यता इस बात की है कि जिस सदन के द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा रहा है, प्रस्ताव की उस सूचना पर उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तत्पश्चात उस प्रस्ताव पर सदन विचार करेगा। अब अगर वो सदन उस पर विचार करते हुए अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दे, तो वो प्रस्ताव अगले सदन को प्रेषित किया जाएगा, वो प्रस्ताव अगले सदन को भेज दिया जाएगा।
अब अगला सदन अन्वेषण का काम करता है, इन्वेस्टिगेशन का काम करता है, जांच पड़ताल का काम करता है। मतलब पहले सदन द्वारा या प्रस्तुतकर्ता सदन के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, आरोप लगाते हुए जिसे पारित किया गया है उसकी जांच पड़ताल करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। और ऐसी जांच पड़ताल के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होता है कि वो अपना पक्ष किसी अधिवक्ता के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी रखवा सकता है। लेकिन यदि दूसरा सदन भी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान उल्लंघन का दोषी है और वो भी उस प्रस्ताव को अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का जो आरोप लगाया गया है वो सिद्ध होता है और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। तो ये पूरी प्रोसीजर है, ये पूरी प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की, और यही प्रक्रिया प्रेरित है अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान के राष्ट्रपति पर भी इसी से मिलती जुलती प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो कुछ भी चीजें ली गई हैं वो एज इट इज नहीं ली गई हैं, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें बनाया गया है, फिर उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि थोड़े बहुत अंतरों के साथ ये प्रक्रिया भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। हालांकि अभी भारत में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ तक नहीं की गई। मतलब किसी भी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप ही नहीं लगाया गया है। इसका मतलब है कि भारत ने तमाम सच्चरित्र राष्ट्रपतियों को दिया है जिन्होंने कभी देश के सर्वोच्च विधि का उल्लंघन करने की चेष्टा ही नहीं की है। अगला प्रावधान जो अमेरिका से लिया गया, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनापति होने का प्रावधान। आप जानते हैं कि भारत में जो हमारा प्रतिरक्षा मतलब तंत्र है उसमें 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं। एक को कहा जाता है थल सेना, दूसरे को वायु सेना और तीसरे को जल सेना। तो इन तीनों सेनाओं के अपने अपने अध्यक्ष होते हैं, अपने अपने कमांडर सेनापति होते हैं, लेकिन इन तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर, इन तीनों सेनाओं का संयुक्त अगुआ, संयुक्त संचालक जो होगा, मतलब कह लीजिए कि जो कंबाइंड कमांडर होगा, उसे राष्ट्रपति को बनाया गया है संविधान के द्वारा। और ये प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भी वो तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनापति होता है। किसी भी युद्ध के दौरान, किसी भी आक्रमण के दौरान जो संयुक्त संचालन की जिम्मेदारी होती है वो राष्ट्रपति की होती है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो नाम मात्र का है, राष्ट्रपति जो है वो सिंबॉलिक प्रधान है, वो सारा काम मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लेकिन संवैधानिक रूप से, औपचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति में शक्ति है कि किसी युद्ध या बाह्य आक्रमण के दौरान राष्ट्रपति ही वो तीनों सेनाओं का संचालन करेगा। हालांकि उनकी अपनी अपनी सेनाएं जो है, जो थल सेना है, वायु सेना है, जो जल सेना है, उनका संचालन अपने अपने सेनाध्यक्षों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन संयुक्त रूप से कलेक्टिवली उन तीनों सेनाओं को के लिए जो निर्देश जारी किया जाएगा, जो आदेश जारी किया जाएगा, वो राष्ट्रपति के मार्फत जारी किया जाएगा। इसी प्रावधान को कहा जाता है कि राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनापति होना, और यह प्रावधान लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से और क्या लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इस प्रावधान को भी अमेरिका से लिया गया। अब उपराष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि आप जानते हैं कि देश की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही, देश का समस्त कार्य संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। देश की जो भी कानून, जो भी नीति, जो भी पॉलिसी, जो भी नियम, जो भी विनियम सब बनते हैं, सब राष्ट्रपति के नाम से बनते हैं, और इन्हीं नियम, विनियम, कानून, पॉलिसी, नीति के माध्यम से देश विकास के रास्ते पर आगे चलता है। अब कल्पना करिए कि अगर राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान सडनली उसकी डेथ हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, या वो काम करने में असमर्थ और अशक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति का
नए राष्ट्रपति का चुनाव इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। वो एक लंबी प्रोसीजर होती है, एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा इसका मतलब है तब तक राष्ट्रपति के नाम से सारा काम किया जाना है, वो सारे विकासात्मक काम अवरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जिसके नाम से काम होने हैं वो व्यक्ति, वो पद उपलब्ध नहीं है। इसी स्थिति के समाधान के लिए कि जब राष्ट्रपति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने पद पर उपलब्ध नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे पद का प्रावधान किया जाए ताकि देश के विकासात्मक कार्य में अवरोध न आने पाए। उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। इसी पृष्ठभूमि में देश की शासन व्यवस्था के संचालन में कोई बाधा न आने पाए कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति की वजह से देश के विकास संबंधित कार्य ही अवरुद्ध हो जाएं, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो एक जनरल ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ भी जनरल कैजुअलिटी हो सकती है, वो भी मर सकता है, अशक्त हो सकता है, असमर्थ हो सकता है, कहीं आ जा सकता है। तो समस्या ये है कि ऐसी स्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? अगर ऑन स्पॉट उसके साथ कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है तो नया राष्ट्रपति में टाइम लगेगा, और इतना टाइम अगर लैग कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो देश का विकास रुक जाएगा, हम विकास क्रम में काफी पीछे हो जाएंगे। इसी चीज को दृष्टि में रखते हुए कि जब राष्ट्रपति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ही के दायित्व का कार्यभार संभाल लेगा। तुरंत उपराष्ट्रपति मतलब एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा, ताकि देश के विकासात्मक कार्यों में कोई व्यवधान न आए, उन्हें उसी तरह से निरंतर और सतत आगे बढ़ाया जाता रहे। इसीलिए उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। अब यहां उपराष्ट्रपति पद को लेकर एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि उपराष्ट्रपति को वेतन कैसे दिया जाए। भाई, जिस समय राष्ट्रपति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उपलब्ध होगा, उस समय उपराष्ट्रपति कोई काम ही नहीं होगा। और हमारे यहां संवैधानिक प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को काम के बदले ही पारिश्रमिक दिया जाता है, काम के बदले ही वेतन का प्रावधान होता है। तो जब राष्ट्रपति होगा, अपने पद पर मौजूद होगा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास कोई काम ही नहीं होगा। तो संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि भाई आखिर वेतन उसे कहां दिया जाए। उन्होंने फिर से अमेरिकी संविधान का अवलोकन किया, तो उन्होंने पाया कि अमेरिका में भी जिस समय राष्ट्रपति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने पद पर उपलब्ध होता है, उस समय उपराष्ट्रपति, ताकि उसे वेतन कार्य के रूप में वेतन मिल सके, वो सीनेट के चेयरमैनशिप के रूप में कार्य करता है, और सीनेट के चेयरमैनशिप के रूप में उसे वेतन दिया जाता है। भारत में भी वो व्यवस्था कर ली गई। 1964 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का होता है। पदेन सभापति का मतलब होता है कि ये पद उसका नहीं है, दे दिया गया। किस लिए? ताकि उसको वेतन मिल सके। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति केवल इसलिए बनाया गया ताकि जब तक राष्ट्रपति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने पद पर है, तब तक उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापतित्व का काम करेगा और उसी के बदले उसे वेतन दिया जाएगा। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के अभाव में राष्ट्रपति का दायित्व का निर्वहन करेगा, उस समय उपराष्ट्रपति को सारी एसेसरीज, सारी सुविधा, सारी चीजें राष्ट्रपति वाली मिलने, वेतन, भत्ता, सुविधाएं, अधिकार सब राष्ट्रपति वाला उसे मिलने लगेगा। तो उपराष्ट्रपति पद के सृजन के पीछे जो इंटेंशन था, जो अभिप्राय था, जो नेतार्थ था, कि चूंकि देश के राजाध्यक्ष के पद में खालीपन न आने पाए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत उपराष्ट्रपति जो है उस खालीपन को की भरपाई कर सके। वो एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, एक्टिंग राजाध्यक्ष के रूप में तुरंत कार्य कर सके, ताकि देश के विकास संबंधी कार्यों में कोई व्यवधान, कोई बाधा उपस्थित न हो सके। इसी पृष्ठभूमि में उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। चूंकि सेम लगभग यही पृष्ठभूमि अमेरिका में भी थी, जो वहां वाइस प्रेसिडेंट पद का सृजन किया गया था, और उसी पृष्ठभूमि में इसे भी यहां पर लिया गया।
तो इसका मतलब है उपराष्ट्रपति के संबंध में दो चीजें। पहली चीज, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। दूसरी चीज कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापतित्व का प्रावधान, ये भी वहीं से लिया गया, ये भी वहीं से प्रेरित है। वहां भी प्रावधान है कि अगर उपराष्ट्रपति जो है वो, अगर वहां का राष्ट्रपति जो है वो कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो वहां राष्ट्रपति कार्य करने लगा। हालांकि वहां परमानेंट हो जाता फिर वो, और जब तक राष्ट्रपति वहां का उपलब्ध अपने पद पर कार्य करने के लिए, तब तक उपराष्ट्रपति जो है वो सीनेट के चेयरमैनशिप के रूप में कार्य करता है और उसी के बदले वो वेतन प्राप्त करता है। इसी प्रकार अमेरिका से जो चिली संविधान की प्रस्तावना का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना, आप जानते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है, क्योंकि प्रस्तावना के प्रावधान दो जगह से प्रेरित हैं। एक तो अमेरिकी व्यवस्था से प्रेरित, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, और दूसरा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया, क्योंकि अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। उसके बाद विभिन्न देशों ने जैसे से अपने संविधान बनाए, उन्होंने संविधान की महत्ता को स्वीकार करते हुए, संविधान की महत्ता को समझते, संविधान की प्रस्तावना की महत्ता को समझते हुए संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान किया। भारतीय संविधान निर्माती सभा भी प्रस्तावना किसी महत्व को समझा था और अमेरिका से प्रेरित होकर कि एक प्रस्ताव, केवल विचार एक प्रस्तावना का, प्रस्तावना में क्या चीजें होंगी, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या होगा, ये अमेरिका से नहीं लिया गया। अमेरिका से केवल इतना लिया, संविधान की एक प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना में क्या चीजें दी गई होंगी, प्रस्तावना हमें किस बात की सूचना देगी, प्रस्तावना की लैंग्वेज क्या होगी। यहां लैंग्वेज का मतलब है इंटेंशन ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना का अभिप्राय क्या होगा, ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो ये प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, जिसमें मूल अधिकार है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्ति, न्यायाधीशों को हटाने की पद्धति, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे जुडिशल रिव्यू का प्रिंसिपल कहा जाता है, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनापति होने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापतित्व का प्रावधान तथा संविधान की प्रस्तावना, इन सारे प्रावधानों को अमेरिकी संविधान से लेकर भारतीय संविधान में से शामिल किया गया है। इसके अलावा जो वहां से लिया गया है वित्तीय उपबंध का प्रावधान, हमारे यहाँ जो वित्तीय प्रावधान तमाम दिए गए हैं, भाई केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय प्रावधान, जो हमारे आय के स्रोत हैं, जो हमारे भौतिक संसाधन हैं, उन भौतिक संसाधनों में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, उन्हें वित्तीय प्रावधान कहा गया। इन प्रावधानों को भी अमेरिका से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और जो एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज ली गई है, विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की प्रक्रिया। आप जानते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो ब्रिटिश राज व्यवस्था में जो प्रचलित है, जिसे भारतीय राज व्यवस्था में भी शामिल किया गया, उससे मतलब दोनों में अंतर है, दोनों में मतलब भिन्नता पाई जाती है, भेद पाया जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि अगर संसद ने प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कोई विधि बना दी है, तो वो विधि जो है उसकी समीक्षा करने की शक्ति न्यायपालिका के पास नहीं होगी, जो ब्रिटिश राज व्यवस्था में प्रचलित है। और यही व्यवस्था ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की स्थापना करती है। जबकि अमेरिका में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग न करते हुए विधि की उचित प्रक्रिया, ब्रिटेन में कह दिया गया कि अगर विधि बना दी गई पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो विधि सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, मतलब इसकी समीक्षा करने का अधिकार वहां की न्यायपालिका के पास नहीं है। इसे कहा जाता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जबकि अमेरिका में क्या है, विधि की उचित प्रक्रिया। यहां उचित शब्द का तात्पर्य है कि विधि जो है वो न्यायपालिका द्वारा बना दी गई हो, यही जरूरी नहीं है।
बल्कि वो विधि उचित होनी चाहिए। ये उचित शब्द जो है, न्यायपालिका को संसद के वहां के कांग्रेस के कानून बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का स्कोप प्रदान करता है। उचित का मतलब है कि पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा जो विधि बनाई जा रही है, वहां कांग्रेस के द्वारा जो विधि बनाई जा रही है, विधि बना देना ही सफिशिएंट नहीं है। यहां उचित का तात्पर्य है कि वो विधि न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। अगर वो विधि उचित नहीं है, उचित न होने का मतलब है कि वो न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, उसके विरुद्ध है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका को उस विधि को अवैध घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई। यही है विधि की उचित प्रक्रिया। हमारे मूल संविधान में तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लाई गई थी, अनुच्छेद 21 में आप देख रहे हैं। लेकिन आगे चलकर मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले 1978 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया के समानार्थक मानते हुए ये कह दिया गया कि अगर पार्लियामेंट कोई विधि बनाती है और वो विधि न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार जुडिशरी को प्राप्त होगा। तो ये सारे प्रावधान लिए गए अमेरिकी संविधान से। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पर लेक्चर को रोकते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसे लाइक करें, ताकि अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड सुविधाएं आप तक पहुंचती रहें और इन सुविधाओं के माध्यम से आप अपने यूपीएससी सीएससी के ड्रीम टारगेट को प्राप्त कर सकें। ठीक है, वेरी वेरी थैंक्स।